वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये तो आप जान ही गए हैं कि एडल्ट्रेशन इस वक्त देश में रैम्पेंट चल रही है। वाक्षी के बहुत सारे अवेयरनेस ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, जहां पर भी पॉसिबल होता है हम आपके संज्ञान में लाने का प्रयत्न करते हैं कि एडल्ट्रेशन कितने हद तक बढ़ चुकी है। तो दायित्व जाहिर सी बात है कि आपने वाक्षी को ये दायित्व दिया है कि भैया हमारे पास में सुबह से शाम तक का इतना समय नहीं है कि हर एक चीज़ की परख कर सकें, लेकिन क्योंकि आप इस रोल में हैं और हमें आपके ऊपर भरोसा है तो आप इस चीज़ को चेक करें कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एडल्ट्रेशन कैसे होती है, इसको जानना। कोई अगर अच्छा प्रोडक्ट है, कोई एक अच्छा मैन्युफैक्चरर है जो अच्छी चीज़ उगा रहा है, उसकी पहचान करना, उसकी एनालिसिस करना और वो अच्छा उत्पाद आपके घर तक पहुँचाना। ये वाक्षी के पास में दायित्व है जिसको पिछले 3 साल से करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम आपके लिए कोई उत्पाद लेकर आते हैं तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं या फिर ऐसा कौन सा क्वालिटी चेक सिस्टम है जो पिछले 3 साल में हमने डिज़ाइन किया है, जिसके आधार पर हम आपको एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट से बचाने की कोशिश करते हैं। 3 साल से वाक्षी काम कर रही है, कोशिश करके आपके घर तक अच्छे प्रोडक्ट पहुंचा रही है। कोई तो पीछे सिस्टम होगा ना जिसके थ्रू हम ये आधार बनाते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें चुनना है, ये नहीं चुनना। तो आज की इस वीडियो में हम उन पैरामीटर्स को, उस क्वालिटी चेक सिस्टम को समझेंगे कि कैसे हमने पिछले 3 साल में 3 से 4 ऑर्गेनिक कंपनीज़ को ब्लैकलिस्ट किया, जिसके ऊपर हमने फैसला लिया कि इनके उत्पाद हम आपको नहीं देंगे। कम से कम 3 गौशालाओं को हमने ब्लैकलिस्ट किया कि इनके यहाँ से दूध के पदार्थ आप तक नहीं आएंगे। तो वो कौन से आधार हैं, उनको आज की वीडियो में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडल्ट्रेशन करने के कितने बड़े तरीके हैं, आप समझ रहे हैं। और ये जो कार्य होता है जो एडल्ट्रेशन का है, ये इतना आसान नहीं है जैसा हमें ऊपर देखने को मिलता है। कई कई जगह पे आपने जैसे टीवी पर वीडियो देखते हैं, कोई लीची पे स्प्रे कर रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है। ये तो एक तरह की एडल्ट्रेशन है जिसको साफ साफ देखकर आप बोल सकते हैं कि ये मिलावट है। एडल्ट्रेशन का एक दूसरा दायरा होता है जिसको आप मिलावट नहीं बोल पाएंगे। और वाक्षी जिस इंडस्ट्री के अंदर टैकल कर रही है, इतने प्रोटोकॉल्स रखने के बाद भी मैं आज आपको ऐसे उदाहरण दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ जगहों पर हमने कैसे प्रोडक्ट को ब्लॉक किया, कैसे उसकी पहचान हुई, कैसे हमने जाना कि नहीं भाई ये चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बार जब आप वीडियो देखते हैं तो आप क्या कहते हैं एडल्ट्रेशन की, सरकार कड़े नियम क्यों नहीं उठाती। सरकार कड़े नियम बनाए, ये मिलावट को खोरी करने वाले लोगों को जेल में डाले, रूल्स स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो मिलावट होनी बंद हो जाएगी। लॉजिकली और थियोरेटिकली तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर प्रशासन हरकत में आ जाए, डिसिप्लिन बढ़ा दिया जाए तो एडल्ट्रेशन रुक जानी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ये काम क्यों बेहद मुश्किल है, क्यों संवेदनशील है और क्यों इसे सही ढंग से करना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम एक संकट से निकलकर दूसरे संकट में फंस सकते हैं। आज की इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि वाक्षी के फ्रेंचाइज स्टोर्स पूरे भारत में क्यों नहीं खुल पा रहे। 3 साल हो गया, पूरे भारत का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। बहुत खुशी होती है हमें जब आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करते हैं, पहले अपना आशीर्वाद देते हैं और फिर आगे की बात होती है। एक जिम्मेदारी का हमें महसूस होती है, जिम्मेदारी के कितना महत्वपूर्ण कार्य है जो हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए इस वक्त कर पा रहे हैं। लेकिन अब 3 साल हो गए, वाक्षी आज सफल है, लेकिन क्यों आपके शहर के अंदर हम स्टोर नहीं खोल पा रहे, क्यों फ्रेंचाइज स्टोर्स की चेन नहीं खुल पा रही है, इसका जवाब आपको आज पता चलेगा। आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है उन बच्चों के लिए, उन नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो ऑर्गेनिक बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और जो सच मायनों में जानना चाहते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ इस मिलावटखोरी के खिलाफ मैं खड़ा हूँ और मैं पूरे भारतवर्ष में जितने लोगों तक शुद्ध अन्न पहुँचा सकूँ ऐसा कार्य मैं करूँ। तो ये उन बच्चों के लिए बेहद लाभदायक होने वाली है, ताकि उनको हमारे 3 साल के अनुभव से ये सीखने को मिले कि कितने प्रयत्न हैं जो आपको ऑन फील्ड करने होंगे।
क्योंकि जो शुद्ध है, जो असली है और जो नकली है, उनके परख करने के तरीके में उनकी परख करना बेहद मुश्किल काम है और शायद 100% हम कभी कामयाब हो ही नहीं पाएंगे इस बात को प्रूव करने में कि क्या असली और क्या नकली। आज की इस वीडियो में आपको ये सारा चीज़ें जो है वो पता चलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा वाक्षी का क्वालिटी चेक सिस्टम कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम आपके पास पहुंचाते हैं किन किन स्टेजेस से वो गुजरता है, कौन से हमारे पैरामीटर है और कैसे हम उसको परखते हैं कि वो आपके लायक है कि नहीं। तो जो पैरामीटर है, सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी नया उत्पाद अगर आता है स्टोर के अंदर तो किस तरीके से उसको वैल्यूएट करने की कोशिश की जाती है और कौन से पैरामीटर्स बनाए गए हैं जिसके ऊपर, जिनके आधार पर हम ये सुनिश्चित करते हैं प्रोडक्ट आपके लायक है कि नहीं। देखिए, जब भी कोई कंपनी आती है तो 99% तो उसकी पहले ही चेकिंग इस आधार पे हो जाती है कि उन्होंने उस प्रोडक्ट को सेफ बनाने की कितनी कोशिश की। जैसे ही वो प्रोडक्ट आया, आपने सबसे पहले उनसे पूछा ये आपका उत्पाद है, आप मुझे वो चीज़ें बताएं जो आपने प्रयत्न किए इस प्रोडक्ट को सुरक्षित बनाने के लिए लोगों के लिए। क्या कोई आपने ऐसी कोशिश की जिससे ये प्रोडक्ट जो है वो सेफ हो सके, ये खाद्य पदार्थ सेफ हो सके उपभोक्ताओं के लिए। 99% अगर कोई भी इंसान ऑर्गेनिक स्टोर में बैठा और जैसे ही वो प्रश्न पूछेगा तो 99% कंपनियां तो पहले ही बाहर हो जाएंगी, क्योंकि 99% कंपनियों का ये विजन होता ही नहीं कि हमने जो उत्पाद बनाया है ये किसी के खाने के लिए सुरक्षित बने। उनकी केवल और केवल यही प्राथमिकता होती है कि एक प्रोडक्ट बन जाए और बिक जाए। तो जैसे ही हम ये प्रश्न करते हैं तभी आधे से 99% से ज़्यादा कंपनियां तो वैसे ही बाहर हो जाती हैं, अंदर बैठेंगी भी नहीं, क्योंकि उनको इस सवाल का जवाब ही नहीं आएगा, क्योंकि ये सोचने का तरीका ही अलग है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि प्रोडक्ट को इस तरह से बनाना है। जब ये सवाल ही उल्टा आ रहा है तो क्या जवाब देंगे। तो पहली बात 1% छनकर उसमें से कंपनी निकलेगी। यानी कि पहला सवाल ये कि जो कंपनी आई है उसका कोई विजन है, उसका कोई आधार है कि उसने क्यों बनाया इसको। अगर वो आधार ही नहीं है तो बनाएगा क्या कल को। उसके बाद के अंदर दूसरी चीज़ जो आती है वो होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेशंस की चेकिंग। जब आपने कोई उत्पाद बनाया, ये अच्छा बनाया, किस आधार पर बनाया, आप हमें जवाब दें। तो ये जो है वो आधार चेक होता है, जो किसी भी कंपनी के अंदर कोई चीज़ अगर उन्होंने बनाई है किस आधार पर बनाई है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट्स की चेकिंग होती है। आपने जब वो प्रोडक्ट बनाया तो उसके ऊपर कुछ टेस्ट करवाए होंगे, कोई चेक करा होगा इसकी गुणवत्ता कितनी है, इसकी सेफ्टी कितनी है, तो इस चीज़ की चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद में उस कंपनी का मालिक कौन है, फाउंडर कौन है, उसकी जानकारी ली जाती है। एम्प्लॉयज़ जो उसके बंदे बैठे हुए उनसे जाना जाता है कि आपके मालिक के बारे में बताइए, किस प्रकार के हैं वो, क्या चीज़ कहते हैं आपको, क्या नहीं कहते हैं। अभी आगे बताऊंगा ये चीज़ क्यों महत्वपूर्ण है। हर चीज़ के बारे में जाना जाता है। इसके अंदर अगर ये इंग्रेडिएंट डाला तो क्यों डाला, ये इंग्रेडिएंट डाला तो क्यों डाला, इन सारी चीज़ों की जानकारी कंपनी के क्वालिटी सिस्टम तक में फ़ोन कर करके एग्जैक्ट रिपोर्ट्स निकाली जाती है कि पहले आप बताइए। जो वो कहते हैं उनके ऊपर विश्वास करने का काम हमारा रहता है। हम उसको अभी क्रॉस चेक नहीं कर रहे, उनसे केवल डाटा जो है वो पहली बारी में निकालते हैं कि आप बताइए क्या क्या चीज़ें आपके पास में हैं। 99% कंपनियां जो हैं वो पहली स्टेज के ऊपर फिल्टर आउट हो जाती हैं, क्योंकि अगर इतने सारे जवाब हमें देने पड़ेंगे तो लोगों को आदत है नहीं, मिलावट का दौर चल रहा है, किसी ने इसकी स्टडी नहीं करी बैक एंड पे, तो आगे पेश क्या करेगा। तो प्रेजेंटेशन ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट पास नहीं होता। स्टोर के अंदर उस प्रोडक्ट का पास होना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये पहला चेक होता है जो हम लगाते हैं। अब उसके बाद में लेटर से कोई इंसान फिल्टर आउट कर जाता है, डॉक्यूमेंट भी दिखा रहा है, सर्टिफिकेशन भी दिखा रहा है, एक अच्छी सी बहुत बेहतरीन उसने स्टोरी बनाई, मैं क्यों ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में आया, मैंने ये चीज़ करी, मैंने वो करी, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट दूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट पे इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। लेटर से उसने पूरी की पूरी स्टोरी फैब्रिकेट कर दी। अब फैब्रिकेट होने के बाद में पहला स्टेज क्लियर हो गया, दूसरा स्टेज चालू हो जाता है। दूसरे स्टेज के अंदर क्या होता है, हम उनके ऊपर विश्वास करके वो प्रोडक्ट लेकर आते हैं और 2 महीने का चेक सिस्टम उसके ऊपर लगाते हैं। 2 महीने का चेक सिस्टम क्या, उनके अगर 10 प्रोडक्ट या 25 प्रोडक्ट होंगे तो किसी भी एक प्रोडक्ट पे जिसके ऊपर उनको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, वो ये कहता है कि भाई मेरे पास में 100 प्रोडक्ट हैं सर, हम उनको मौका देते हैं आप अपने एक प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो कि इसकी क्वालिटी भी सबसे सुपीरियर है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं लग सकता और लोगों को बेहद पसंद भी आएगी और लोगों के लिए 100% सुरक्षित भी है, वो एक चीज़ आप हमें दे दीजिए। और उसके बाद में अगले 2-3 महीने तक वो आप तक पहुंचाई जाती है। वाक्षी के 7 से 10 हज़ार बेनिफिशरीज हैं पूरे भारत में।
तो वो एक टाइम पे जब 2 महीने तक आप लोगों के पास पहुंचती है तो सब जगह से हमारे पास फीडबैक आता है। मैं आपको बता दूं, वाक्षी अकेली ऐसी कंपनी है पूरे भारत में जो मनी बैक गारंटी केवल कागजों पे नहीं, आपके घर तक मनी बैक गारंटी देती है। मतलब क्या, वाक्षी से मंगाया उत्पाद अगर आपको पसंद नहीं आया, आप उसके ऊपर रबर बैंड लगाते हैं, वापस वाक्षी को व्हाट्सएप करते हैं, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई और मुझे लगता है इसमें मेरे पैसे खराब हो गए। आप उसका रीज़न, अगर रीज़न नहीं भी देते तब भी पैसा तो रिफंड आएगा। रीज़न दे देंगे तो उस कंपनी के उस प्रोडक्ट के ऊपर एक्शन होता है। 3 फीडबैक अगर एक तरीके के गलत आ जाएं किसी प्रोडक्ट के बारे में, फ्यूचर के अंदर उस कंपनी के वो पर्टिकुलर सेक्शन ब्लॉक हो जाता है। आप समझिए, सपोज कीजिए किसी इंसान ने, कंपनी ने दावा किया कि मेरी तूर दाल बहुत अच्छी है, हमने उसके दावे पे विश्वास करके वो तूर दाल अपने स्टोर में लेकर आए, हमने आप तक वो पहुंचाई और आपने तूर दाल पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तो उस कंपनी को फ्यूचर में पूरी दालों का सेक्शन नहीं मिल सकता। ये कंपनी को पहले ही आगाह कर दिया जाता है। और इसके ऊपर बहुत सारी कंपनियां जो हमसे परेशान है कि भाई साहब अगर इस सेक्शन में ब्लॉक आ गया तो वो सेक्शन आपको कभी नहीं मिलने वाला। इट्स अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग दैट इज बीइंग गिवन टू एनी कंपनी जो हमसे दावा करने के बाद में हमारे स्टोर में आती है और आप तक क्वालिटी पहुंचाने की कोशिश करती है। दूसरा जो सिस्टम है 2 महीने का, ये बेहद मुश्किल और क्रूशियल है उस कंपनी के लिए, क्योंकि 100 में से एक ही प्रोडक्ट को अप्रूवल मिला, एक प्रोडक्ट पास होगा तब दूसरे तीसरे प्रोडक्ट का दरवाजा खुलेगा, नहीं तो वो भी नहीं खुलने वाले। यहां पे हम उसके इंसान की, कंपनी को पहचानने की, क्योंकि एक इंसान की परख एक होती है जब हम मीटिंग करते हैं। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को ज्यादा देर तक धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि व्यापारी जब आपस में एक दूसरे से हर रोज बात कर रहे हो, मैं इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। आपके कोई ना कोई 2-3 मित्र होंगे, आप 2 महीने तक उस मित्र के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, हर रोज बात कर रहे हो, एक तरह का रिलेशन है, हर रोज गिव एंड टेक कुछ ना कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है वो इंसान आपको कब तक बेवकूफ बना लेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हद से हद। इतने में आपको इतनी भनक तो आ जाती है कि ये इंसान सही इंसान नहीं है जो मेरे लिए अच्छा काम करने वाला है। ऐसे ही व्यापार में वो 2 से 3 महीने होते हैं जब हम उनका आंकलन करने का प्रयत्न करते हैं। हम उनके उत्पाद को चेक करवाते हैं आपके माध्यम से और उस इंसान को हम चेक करते हैं अपने माध्यम से। ये दोनों की टेस्टिंग जो है वो 2 महीने में होती है। 4 महीने के बाद में हमारा तीसरा स्टेज शुरू होता है जिसके अंदर कंपनी के विजिट मैकेनिज्म शुरू होते हैं। अब क्या होगा, 3 महीने के अंदर अगर वाक्षी व्यापार दे रही है, आज आप सबकी दया से किसी कंपनी का अगर हम उत्पाद लेकर आते हैं तो हम उसे एक अच्छा व्यापार देते हैं, और अगर अच्छा व्यापार हमने 3 महीने में दिया तो जायज़ सी बात है आपका बात का वजन जो है वो बढ़ जाता है। अब उनसे आग्रह किया जाता है आप अपनी कंपनी की विजिट करवाएं, आप हमें बुलाएं और चेक करवाएं कैसे सिस्टम्स आपने बनाए हुए हैं, कैसे आप प्रोडक्ट की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं, नहीं करते हैं। ये सारी वीडियोस जो आपको YouTube चैनल पे मिलती है ये इसी आधार पर मिलती हैं। तो वो हमें आमंत्रित करते हैं, अपनी पूरी विजिट करवाते हैं, हर एक चीज़ को हम चेक करके ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि जो इन्होंने दावा किया था क्या ऑन ग्राउंड वो चीज़ें हैं कि नहीं। 3 महीने पहले जब पहली मीटिंग हुई थी तो बहुत सारे दावा किया गया था, अब जब हम विजिट करते हैं तो देखते हैं कि वो आधार, वो ज़मीन पर आधार भी है कि नहीं है उसका। तो इस चीज़ को परखने की कोशिश होती है 3 से 4 महीने के बाद में। जब हम कंपनी की विजिट करते हैं तभी हम कंपनी की मैनेजमेंट से भी मिलते हैं, उनकी सोच को परखने की कोशिश करते हैं कि क्या सोच है उनकी, और उसके बाद में 8 से 9 महीने का टाइम लगता है। इतने में उनकी एक पूरी हिस्ट्री हमारे पास क्रिएट हो जाती है, कौन सा उत्पाद था, कितनी गुणवत्ता थी, कितना इनका सेफ्टी प्रोटोकॉल था, ये सारी चीज़ों पर हम काम करते हैं। और अब वाक्षी में आज से 5-6 दिन पहले ही, क्योंकि अब वाक्षी जितना आप वाक्षी को आशीर्वाद देते जा रहे हैं, वाक्षी सबल होती जा रही है और अपनी पावर को हम उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर 10,000 लोगों का हाथ हमारे ऊपर आशीर्वाद के रूप में रहेगा तो अभी 4 दिन पहले हमने एक और टीम के अंदर प्रोटोकॉल पास किया कि अब से हर महीने वाक्षी एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवाएगी एक्रेडिटेड FSSAI लैब से। और जहां तक हो सकेगा, क्योंकि किसी महीने में कोई ना कोई तो हमारा बेनिफिशियरी हो सकता है जिसको किसी प्रोडक्ट पे शक हो, उस बेनिफिशियरी के घर पर ही FSSAI ऑफिशियल आके वो सैंपल चेक करके उनको रिपोर्ट देकर जाए तो कितना अच्छा हो जाए। ये चौथा पैरामीटर है जिसके ऊपर वाक्षी अभी प्रयत्न कर रही है और बहुत जल्दी शायद हम इसे करने में कामयाब हो गए तो आपको हमारे YouTube चैनल पे ये चौथा पैरामीटर मिलेगा जिसमें वाक्षी के सैंपल वाक्षी खुद उठवाकर चेकिंग करवाएगी और उसकी टेस्ट रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेगी। तो ऐसी कोशिशों के ऊपर भी हम कोशिशें जो हैं वो कर रहे हैं। ये 4 स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स मैंने आपको बताए जिनके ऊपर हम प्रयत्न कर रहे हैं। इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर पिछले 3 से 4 साल में हमने 3 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपनीज और 3 से 4 गौशालाएं हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया है।
अब आप ये समझिए 3 से 4 कंपनियां और 3 से 4 अगर गौशालाएं हैं तो कौन सी गौशालाएं और कौन सी कंपनियां हुई जिन्होंने पहला राउंड तो क्लियर कर लिया, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में फंसे हैं, क्योंकि पहले राउंड पे तो 99% ज्यादा लोग बाहर हैं ही। जो 1% छन कर आए हैं ये तो वो लोग हैं जिनको ब्लैक लिस्ट करना पड़ा। और यहां से आपको पता चलेगा कि एडल्ट्रेशन करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने उसमें मतभेद हो सकते हैं, सोच का कितना अंतर आ सकता है और कहां पर देश की कंपनी डूबती है। ये सारी चीजों के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं आपको उदाहरण देता हूं उन सारी कंपनियों के बिना नाम बताए, जिनका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे हमने उन प्रोडक्ट्स को रोका और आप तक हमने ये निर्धारित किया कि ये प्रोडक्ट आपके लायक नहीं है, हम ये प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचाएंगे। तो आइए हम समझते हैं कि उदाहरण दूंगा मैं जिन कंपनियों को किस आधार पर हमने ब्लॉक किया या ब्लैकलिस्ट किया और कैसे हमें लगा कि नहीं भाई इस कंपनी से हमें अभी आपको बचाना चाहिए। एक एक उदाहरण को हम समझेंगे तो क्लियर आएंगे। मैं पहले बता दूं कि मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेने वाला, किसी गौशाला का नाम नहीं लेने वाला। इसके कई सारे रीज़न हैं, वो भी आपको बता देता हूँ, ताकि आप कभी भी वाक्षी का अगर कभी भी आप आके हमसे बात करेंगे, हम कंपनियों का नाम लेना, हालांकि उन्होंने हमारे साथ गलत किया, एक कमिटमेंट की और अच्छी चीज़ वो नहीं देते, लेकिन फिर भी हम उन्हें गुनहगार इतना बड़ा नहीं मानते। उसका रीज़न है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, देखिए किसी शहर के अंदर 99% लोग अगर ईमानदार हों और कोई एक इंसान झूठ बोले तो वो झूठ बहुत बड़ा अपराध होता है। लेकिन किसी शहर में 99% लोग गलत और मिलावटी काम कर रहे हों और उसमें कोई एक इंसान अगर थोड़ा सा भी सच बोल दे तो वो इंसान महान हो जाता है। हमारे देश की स्थिति, इस वक्त दुनिया की स्थिति ऐसी है, हमने पिछले 15 साल में अपने बच्चों की जब परवरिश करी तो वैल्यू सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिए। और ये जो वैल्यू सिस्टम हमने ख़त्म कर दिए, 99% लोग इस वक्त केवल और केवल व्यापार पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। उनको ऐसा महसूस नहीं होता कि व्यापार करने का एक अंश ये है कि सामने वाले की एक नीड को, एक आवश्यकता को हम पूरा करने का काम कर रहे हैं, और जिससे ज़्यादा अच्छा व्यापार हो सकता है। अगर वाक्षी कल को कामयाब हो गई, आज भी आपके आशीर्वाद से सफलता की सीढ़ी पर हम निरंतर बढ़ रहे हैं, लेकिन वाक्षी अगर कल को 10-15 साल बाद कामयाब हो जाती है तो दुनिया के आगे सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि जब ईमानदारी और मेहनत से आप लोग कामयाब हो सकते थे तो आप लोगों ने मिलावट का काम और गोरख धंधे क्यों चलाकर समझना और जानना शुरू करा। मेहनत तो वो लोग भी कर रहे हैं जो दूसरे दुकानदार है, वो गलत काम हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी बेचारे पसीने में कर रहे हैं। इतना सा आधार है कि उनके यहां से खरीदते वक्त हमें विश्वसनीयता नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं वाक्षी से आप उत्पाद खरीदते तो एक विश्वसनीयता बन जाती है। तो अगर ये हम ईमानदारी मेहनत से काम करके विश्वसनीयता बनाकर एक अच्छा सफल व्यक्ति बन सकते हैं, तो गलत काम करके हम सफल क्यों होना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा जो 10 साल के बाद में, अभी तो हमें ये छोटा लग रहा है, 10 साल के बाद में जाके इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा पूरा। तो मैं जो आपको कह रहा हूं कि मैं किसी भी कंपनी का नाम इसलिए नहीं लेता, उसको गुनहगार इसलिए नहीं मानता, क्योंकि मेरे देश के इस वक्त 99% से व्यापारी भाई चाहे पथभ्रष्ट हो चुके हों, चाहे कोई उनकी मजबूरी हो या उनका लालच हो, जब वो काम ये गलत हो रहा है, फॉल्स कमिटमेंट करी, कुछ भी हमने दे दिया, नहीं दे दिया, चिपका दिया और छुट्टी हो गई, ये कर दिया, तो जब 99% लोग रख रहे हैं तो मैं किस किस को गुनहगार बोलूं और किस किस को पकड़ूं और किस किस की आलोचना करूं। मैं केवल और केवल वाक्षी के माध्यम से उन 1% लोगों को पूरे भारत में ढूंढना चाह रहा हूं जो एक अच्छी चीज उगाने की कोशिश कर रहे हूं, पैसे के पीछे भागने वाले ना हूं, जिनके मन में इतनी दया दृष्टि हो कि मैं एक अच्छी चीज उगाऊंगा, अपने परिवार को भी अच्छा खिलाऊंगा, दूसरे को भी अच्छा खिलाऊंगा, मेहनत से अपनी जीविका कमाऊंगा। ऐसी सोच रखने वाले जो लोग हैं वो 1% मेरे देश में अगर हैं तो उनको इकट्ठा करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और किसी और के ऊपर उंगली मैं इसलिए नहीं उठाता क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने कहा है, किसी के ऊपर उंगली उठाओ तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होंगी। तो अगर दूसरे की तरफ मैं उंगली उठा रहा हूं तो 3 उंगलियां मेरी तरफ भी है। मैं क्या 100% नेक और मेहनती हो गया हूं? 3 साल से मेहनत और ईमानदारी के लिए मैं खुद को और अपनी टीम को तैयार कर रहा हूं। आज भी हर महीने जब हम बैठते हैं और 10 में से खुद को स्कोरिंग देते हैं तो 10 में से 10 नंबर नहीं दे पा रहा मैं खुद को। आप समझ रहे हैं, ये ईश्वर की रची माया है।
तो जब 10 में से 10 नंबर मैं खुद को नहीं दे पा रहा, 10 में से 7-8 की रैंकिंग मेरी खुद की है, तो क्या मेरे पास ये मोरल वैल्यू बनती है कि मैं किसी और के ऊपर उंगली उठाऊं और 10 में से 1 नंबर या 2 नंबर जिसके हैं उसको ये बोलूं कि तुम ये गलत काम करते हो, मिलावटी काम करते हो? नहीं। तो इसीलिए जब भी मैं किसी की बात करता हूं, आप बहुत राजीव दीक्षित जी की बहुत वीडियोस देखते हैं, उनके अंदर आप ये बोलते हैं कि भैया कंपनियों के नाम लो। हम लेना पसंद इसीलिए नहीं करते क्योंकि जब हम जिस दिन परफेक्ट हो जाएंगे उस दिन किसी को बोलने के लायक बनेंगे। अभी तो हम खुद ही परफेक्ट नहीं है। हमें तो पहले अपने मन का मैल पूरा साफ करके अपने देश को अगर हम समृद्धि की ओर ले जाएं, जिस दिन हम इस काबिल होंगे उस दिन सोचेंगे। तो मैं आज आपको उन कंपनीज के बारे में ये बताना चाह रहा हूं कि कहां पर वो गलतियां हुई और क्यों उन उत्पादों को हमने सोचा कि आप तक नहीं पहुंचाएंगे। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। पहला उदाहरण, आज से 1.5 साल पहले एक कंपनी थी जिसके प्रोडक्ट गुणवत्ता में बहुत अच्छे, और जिसको दें वो खाए तो क्योंकि गुणवत्ता में अच्छे है तो उसको बहुत बढ़िया लगे। हम भी खुश, कंपनी भी खुश। एक दिन उनके एम्प्लॉय के साथ बैठे बैठे हमने एक पैरामीटर, एक नया उसी टाइम पे हम सोचते थे कि कैसे इवेल्युएट करना है। तो हमने वहाँ पर उनके जो एम्प्लॉय थे उनसे हमने वैसे ही बातचीत में, क्योंकि दोस्ती हो जाती है, जानने की कोशिश की कि उनके फाउंडर के बारे में उनका विचार क्या है। और बातों बातों में जब दो दोस्त बात कर रहे होते हैं तो इंसान अपने मालिक के बारे में बता देता है और उसके मुंह से निकल गया कि सर ये तो काम ऐसे ही चल रहा है। आप समझ रहे हैं? यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपनी जितने सर्टिफिकेशन लगा रही थी वो केवल बेवजह के सर्टिफिकेशन थे। पीछे के सर्टिफिकेट जो थे वो सारे इसी तरीके से लिए गए थे। केवल गुणवत्ता के अंदर अपनी प्रोडक्ट को अच्छा रख रही थी, बाकी सारा काम इनऑर्गेनिक था जिसको ऑर्गेनिक करने की वो कोशिश कर रही थी। और जब उनके एम्प्लॉयज़ हैं जो खुद ये चीज़ बता देते हैं और आपको इस चीज़ की पुष्टि हो जाए तो आप नेक्स्ट कदम क्या उठाएंगे? प्रोडक्ट के अच्छे होने के बावजूद हमें उस प्रोडक्ट को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा, क्योंकि केवल गुणवत्ता में अच्छा प्रोडक्ट देना हमारा काम नहीं था, उस प्रोडक्ट को सुरक्षित करना भी हमारा काम था। और उस समय पर बहुत सारे बेनिफिशियरीज ने हमारी आलोचना की, आपके यहाँ पे तो अच्छा प्रोडक्ट आता था, हमें अच्छा लगता था, आपने बंद क्यों किया? लेकिन किस किस को हम ये समझा पाते? हमने उन्हें कहा कि नहीं, ये प्रोडक्ट हमें नहीं लगा आपके लायक है, इसलिए हमें ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। आज 1.5 से 2 साल के बाद में उस कंपनी की ये हालत है कि किसी ऑर्गेनिक स्टोर में अगर वो प्रोडक्ट होता है तो उस ऑर्गेनिक स्टोर को लोग ऑर्गेनिक स्टोर बोलते नहीं हैं। तो केवल एक हल्की सी सतर्कता, हल्की सी कोशिश ऐसी चीज़ों से हमें बचा लेती है। अगर हम भी दूसरों की तरह लेट जागते तो 1.5 साल तक वो प्रोडक्ट जो था गलत आपके पास पहुंचता रहता और उस कंपनी को रोका गया। तो ये मैंने बताया, जो पहले लेवल पे कंपनी पास हो जाती है, इससे क्या सीखने को मिला जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, उनके साथ में दोस्ती करके ये जानने के प्रयत्न करें कि कंपनी के मालिक कैसे हैं। ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है किसी चीज़ को एनालाइज करने का, कि अगर वो प्रोडक्ट हमारे पास में उसका मालिक लेकर आ रहा है तो वो किस तरह का प्रोडक्ट होगा। अगर मालिक की भावना ही अच्छी नहीं होगी तो उसका प्रोडक्ट कभी अच्छा होने ही नहीं वाला। तो एक ये सीख जो थी हमें उस टाइम पर, एक ये पैरामीटर हमने जोड़ा। आज भी जब कंपनियों के हमारे पास में बच्चे बैठे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, तो हम उनसे उनके मैनेजर्स और उनके मालिकों के बारे में ज़रूर जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं और उससे हम ये आंकलन ज़रूर करते हैं कि ये कंपनी किस तरह की चल रही होगी। अब दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ, बेहतरीन एग्जाम्पल, और आपको लगेगा कि इतना अच्छा उत्पाद क्यों वाक्षी को रोकना पड़ गया। हमारे पास एक कैप्सूल आया। हम कैप्सूल्स को प्रेफर नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि उसके अंदर कीमत ज़्यादा लगती है और चीज़ जो हमें प्राप्त होती है वो बहुत कम है। लेकिन फिर भी एक इंसान हमारे पास में आया, उसने कहा कि भाई साहब ये कैप्सूल है और ये B12 के कैप्सूल्स हैं। तो ये जो B12 के आपके कैप्सूल्स हैं भाई साहब, इनमें मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 1 महीना इनको किसी को भी खिलाएं और उनकी B12 की कमी भी पूरी होगी, टेस्टिंग में B12 पूरा भी आएगा और 100% ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। ये रही इसकी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट भी चेक हो गई, 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। और B12 जैसी चीज़ जिसके पीछे पूरे भारत के लोग पागल हुए पड़े हैं, आज अगर आपके घर में आ जाए कोई कि भाई साहब B12 की कमी पूरी हो जाएगी, इसको ले लो, 100% स्टेरॉइड फ्री है, 100% केमिकल फ्री है, भाग के आप ट्राई कर लोगे। और इससे बड़ी सही अचंभे की बात कि 1 महीने जब वो पैरामीटर पहला पास कर गया, सतर्कता के साथ हम सेकेंड स्टेज पे लेकर आए, 1 महीने से 1.5 महीने के बाद जिसको वो B12 का कैप्सूल दिया, वो इंसान कह रहा है यार मेरे तो शरीर के अंदर फ़र्क महसूस हो रहा है, मेरे तो शरीर के अंदर काफ़ी डिफरेंस मुझे महसूस हो रहा है। तो अब प्रोडक्ट केमिकल फ्री है, ये भी हमें थोड़ा रिपोर्ट में दिख रहा है, उसका थोड़ा प्रभाव है शरीर पे, वो भी दिख रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आई?
प्रॉब्लम आई जब 2-3 महीने हो गए, हमने उनसे ये कहा कि आपने ये प्रोडक्ट जो डिज़ाइन किया था, ऐसे बैठे बैठे तो किसी को नॉलेज नहीं आई थी कि मैं ये जड़ी बूटियाँ डालूंगा, इसका कोई आधार तो होगा, आपको ये पता तो चला होगा ये जड़ी बूटियाँ आपने कहाँ से इकट्ठी करी है और तब ये कैप्सूल बना होगा और आपने बनाया होगा। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कहाँ से पता चला? कहते चरक संहिता में से हमने ये पता किया है। तो जब 2-3 महीने, क्योंकि थर्ड स्टेज पे हमने उनसे आग्रह कहा आप चरक संहिता के वो आर्टिकल्स दिखा दीजिए, किसी भी एक कैप्सूल का वो आर्टिकल दिखा दीजिए जिसके आधार पर आपने वो जड़ी बूटियों को कंपाइल किया। चरक संहिता में लिखा था कि ये जड़ी बूटियां कंबाइन करेंगे तो शरीर में ताकत पहुंचेगी, राइट? आप चरक संहिता का वो पेज हमारे साथ शेयर कर दीजिए, आपके क्वालिटी वाला कोई भी बंदा जो इसको पढ़ता था। अब वो कंपनी ने 1 महीने तक हमें केवल घुमाए जा रही है, चरक संहिता का आधार नहीं उनको मिल पा रहा जिसके बेसिस पर वो कैप्सूल उन्होंने बनाया है। अब आप खुद सोचिए, कोई क्यों झूठ बोलेगा? वो सीधा हमें बोल दे, अगर उन्होंने एक चरक संहिता का आधार नहीं भी है, वो सीधा हमें कह दे कि भाई हमें इंट्यूशन हुई या ये जड़ी बूटियां नॉर्मल होती है, कॉमन घरों में इस्तेमाल होती है, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने चरक संहिता का एग्जाम्पल लिया और चरक संहिता का ऐसा कोई आधार है ही नहीं जिसके बेसिस पर ऐसा कैप्सूल तैयार हो जाए। और ऐसा कैप्सूल है, अब ये सोचने का विषय है कि ऐसा कैप्सूल खाने के बाद लोगों को 1 महीने बाद थोड़ा अगर इंप्रूवमेंट हुआ, हो सकता है उसके अंदर जड़ी बूटी थोड़ी ठीक हो सकता है कि वो शरीर के लिए थोड़ी सी असरदार हो, लेकिन ऐसी कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट जिसको बिना आधार के ऐसे ही बना लिया जाए और जिसमें अच्छा बिजनेस देने के बाद कंपनी के प्रोडक्ट को बनाने वाला कंपनी का भागता फिरे आपसे, तो कल को ऐसा कंपनी का उत्पाद आपको कभी भी नुकसान कर सकता है। इस बात को ध्यान रखते हुए B12 के उस कैप्सूल का प्रमोशन वाक्षी ने तुरंत रोका और आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। हो सकता है इस कैप्सूल को खाने से आपको थोड़ा फायदा हो, लेकिन वो तीसरा पैरामीटर जो मैंने आपको बताया वहां पे वो ब्लॉक हुआ था प्रोडक्ट। अगर इसको बनाने वाला कॉन्फिडेंस से हमें उसका आधार नहीं बता पा रहा, तो कल को कुछ गलत खिला देगा और उसके अंदर से कोई केमिकल निकल कर आ जाएगा। स्टडी 20 साल बाद होगी तो कैसे पता लगाएंगे चीज सुरक्षित थी कि नहीं थी आपके लिए? तो इस आधार पर उस कैप्सूल की कंपनी को रोका गया। ये दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया। इससे सीखने को क्या मिलता है? इससे सीखने को ये मिलता है कि जो भी इंसान है जो आपसे पहली मीटिंग के बाद में अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं रख रहा है, उन्होंने ये तक भी नहीं कहा कि सर हमसे गलती हो गई, हमने चरक संहिता बोल दिया गलती से, हमने ये आधार बनाया, उनको ऐसा आधार ही नहीं समझ में आ रहा था जिसके बेसिस पे उन्होंने कैप्सूल बना दिया हो। तो अगर गलती से कोई कैप्सूल मेरे शरीर में अच्छा रिजल्ट दिखा भी रहा है लेकिन उसका आधार नहीं फिक्स हो पा रहा, ऐसी कंपनी किसी भी वक्त आपका भयंकर नुकसान कर सकती है। तो 2 महीने के बाद में ही, 3 महीने के बाद ही तीसरा पैरामीटर जैसे आया उसको ब्लॉक किया गया। इसके बाद में एक कंपनी है, ये मिट्टी के बर्तनों के ऊपर हमने जाके वीडियो बनाई। मिट्टी के बर्तनों में हमें लगता था कि मिट्टी के बर्तन बहुत महंगे हैं, हमें ऐसे कुम्हारों को ढूंढना चाहिए, ऐसे कुम्हार अलग अलग जगह पे हमें बिठाने चाहिए जिससे जो मिट्टी के बर्तन हैं उनकी कीमतों को कम किया जा सके और आप तक अच्छे सुरक्षित मिट्टी के बर्तन पहुंचाए जा सके। कुम्हार के पास गए, कुम्हार ने दावा किया, कुम्हार ने कहा मैं बेहतरीन बर्तन बना दूंगा। हमें भी विश्वास हुआ और क्योंकि वो गरीब था तो हमने, जाहिर सी बात है एक सिंपैथी फैक्टर भी होता है, हमने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप बनाना शुरू करिए, लोगों तक पहुंचाइए। पहला लेवल पास कर गया। वीडियो बनाएंगे, वीडियो देखेंगे, आपको सबसे बढ़िया वीडियो लगेगी उनकी। अब तो खैर हमने लिखना शुरू कर दिया, नॉट ट्रस्टेड बाय वाक्षी। अब आप YouTube लिंक्स पे अगर बहुत सारी वीडियोस हमारी दिखें, क्योंकि मिसयूज़ किया गया हमारी वीडियोस का, तो हमने उस वीडियो लिंक पे लिखने लग गए ताकि आप लोग सावधान हो जाए। तो वो जो कुम्हार था पहला पास हो गया, पहला बैच मंगवाया गया, दूसरा बैच मंगवाया गया, तो पहला 2 पैरामीटर पार हो गए, 2 महीने पार हो गए। तीसरे चौथे महीने उनसे कहा गया कि भैया आपका नया बैच कब तैयार हो रहा है? उन्होंने कहा सर आज ही तैयार हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, हम कल सरप्राइज विजिट पर आ रहे हैं। और वो दिन था, आज का दिन था, वो बेचारा दोबारा फोन ही नहीं कर पा रहा। और पता ये चला है कि पीछे आधार ही नहीं है जहां पे मिट्टी के बर्तन बन सकें। जब आधार नहीं है तो मिट्टी के बर्तन आ कहां से रहे हैं? तो पहला बैच तो हमारे पास में आया, दूसरे तीसरे बैच में वो इंसान पकड़ा गया।
गलती हमसे ये हुई कि हम YouTube के माध्यम से आपको आगाह नहीं कर पाए। हमारे 1-2 बेनिफिशियरीज थे जिन्होंने वीडियो देखी, और जाहिर सी बात है हर इंसान जब देखता है प्रभावित होता है कि ठीक है यार ये अच्छा कुमार है, इसको कॉल करा, और उन्होंने उस कुमार को एडवांस पैसे दे दिए। और फिर उन बेनिफिशियरीज का हमारे पास कॉल आया जिनको मैं जानता भी नहीं था कि सर आपकी वीडियो देखी थी, हमें लगा अच्छा कुमार होगा, आपसे मंगवाने के माध्यम से हमने डायरेक्ट उनको संपर्क कर लिया। अब उन्होंने पैसे ले लिए, ना माल भिजवा रहे हैं ना पैसे दे रहे हैं वापस। और प्रॉब्लम ये कि वाक्षी ने उनको ब्लॉक कर रखा था, तो वाक्षी उनसे बात भी नहीं कर सकती। इसीलिए अब नया सिस्टम बनाया गया कि YouTube के आगे हम वीडियो के आगे लिख देते हैं नॉट ट्रस्टेड बाय वाक्षी, अगर कोई भी कंपनी किसी के साथ कोई गलत काम करती है तो, ताकि बाकी बेनिफिशियरीज को ऐसे बचाया जा सके। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कौन सा पैरामीटर काम आया? सरप्राइज विजिट का। अगर मैं इमीडिएटली उनको नहीं बोलता कि सरप्राइज विजिट के लिए हम कल आ रहे हैं आपके पास में, तो वो पकड़ा ना जाता। तो ये तीसरा पैरामीटर मैंने आपको बताया जिस कंपनी को हमें, मिट्टी की कंपनी को, जिनको हमें ब्लैक लिस्ट करना पड़ा। गौशालाओं पे आते हैं। गौशालाओं को हमने कैसे जो था हम परख करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, जब भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं मार्केट के अंदर टीवी के ऊपर, शुद्ध दूध, इसमें हार्मोन नहीं लगता है, इसमें गाय को बहुत बढ़िया चारा खिलाया जाता है, बहुत बढ़िया इसमें ह्यूमन टच नहीं होता है एंड ऑल दैट थिंग। इसके ऊपर वाक्षी ने प्रॉपर ऑडियोज बताई हुई है कि कभी भी गौशाला में जाएं तो कैसे निर्धारित करें वो दूध आपके बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं है, क्योंकि ये धंधा तो चलता रहेगा। आप समझिए, ये जो एडवर्टीजमेंट का धंधा है कि आज हमने इंजेक्शन नहीं लगाया, आज बॉर्नविटा डाल लोगे तो इसकी ताकत बढ़ जाएगी, ये तो एक मार्केटिंग है, ये तो चलती रहेगी। आधार क्या है? आधार ये है गौशाला होनी चाहिए जहाँ पर केवल देसी गायें हों, और वहाँ पर गाय को माँ के सम्मान पूजा जाए, उसकी सेवा की जाए। जहाँ पर ऐसा काम हो रहा होगा वहाँ से गलत दूध नहीं आएगा। देश में पुरातन संस्कृति थी जहाँ पे गौशालाएं थी, वहाँ पे कभी गंदे दूध की प्रॉब्लम नहीं आई। जब हमने ये गोरख धंधे शुरू कर दिए एडवर्टीजमेंट के, तो ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो गौशालाओं को कैसे निर्धारित करते हैं? दिल्ली के अंदर कम से कम 13 से 14 प्रोजेक्ट थे जो ये दावा करते थे कि हम आपको शुद्ध दूध दे सकते हैं। इनसे संपर्क किया गया और हर एक से पहले प्रश्न पूछा गया, क्या आपकी गौशाला के अंदर केवल देसी गायें हैं? हमने ये नहीं पूछा कि क्या आपके पास देसी गायें हैं, हमने प्रश्न ये पूछा कि क्या आपकी गौशाला में केवल देसी गायें हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो इस वक्त दिल्ली में रन हो रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, 80% जर्सी गायें, 20% देसी गायें। जैसे ही आप उनसे सवाल करेंगे, भाई देसी गाय का दूध है? हाँ जी मैम, देसी गाय का दूध है। क्यों? क्योंकि आप वो चैलेंज नहीं कर सकते। आप कहेंगे, वो कहेंगे 20% देसी गाय है जी, बाकी मिक्स है, तो देसी गाय का ही तो दूध हुआ। ऐसे ही A2 के ऊपर भी खेल होता है। अगर आप उनसे कहेंगे A2 दूध है, कल को भैंस का दूध आ जाएगा, वो बोल देंगे हाँ जी A2 दूध है। कल को आप कहेंगे अरे भाई भैंस का दूध दे दिया, देसी गाय का दूध देना था सर, A2 दूध मांगा था, A2 दूध ही तो दिया आपको। ये मार्केटिंग गिमिक होती है जो चलती है। बहुत बार मैंने वीडियोस में बताया है, देसी गाय का शुद्ध घी, गाय का शुद्ध देसी घी, दोनों में अंतर है। लेबल के ऊपर लिखा है शुद्ध देसी गाय का घी, या दूसरे लेबल पे लिखा है गाय का शुद्ध देसी घी। ये मार्केटिंग गिमिक है। हमें क्या चाहिए? शुद्ध देसी गाय का घी। और हमें बहुत बार लोग क्या पकड़ाते हैं? गाय का शुद्ध देसी घी। तो ये मार्केटिंग गिमिक से हमें सावधान रहना चाहिए। तो जब हमने दिल्ली में गौशालाओं का चयन शुरू करा तो हमने उनके लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए। क्या पैरामीटर्स बनाए? पहली बात, उन्हीं गौशालाओं को केवल पैनल पे लाया जाएगा जिनके पास केवल और केवल शुद्ध देसी गायें है। दूसरी बात, जितनी देसी गायें हैं उनके अंदर जब उनके वहाँ पे हम सरप्राइज विजिट करें तो वहाँ पे गायें, बछड़े, ये सब हमें ढंग से अच्छी हालत में दिखने चाहिए। तो जब हम विजिट कर रहे थे तो यहाँ पर जितनी हमने गौशालाओं की वीडियोस बनाई, वहाँ पे हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि गाय कितना खुले में विचरती है, किसी को ज़्यादा बांधा तो नहीं जाता, प्रॉपर वहाँ पे स्पेस, वेंटिलेशन, रहने की जगहें, ये सब ठीक है कि नहीं है। तो इसीलिए आप जितनी गौशाला की हमारी वीडियोस देखेंगे उनमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया है। तो पहला लेवल वो पास कर गई। ऐसी 3-4 गौशालाएँ हैं जिनकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अब विद टाइम गौशालाएँ ब्लॉक कैसे हुई, क्या उनके कारण रही, ये मैं आपको बताता हूँ। एक गौशाला थी, इनके ऑनर भी बहुत अच्छे रेपुटेड इंसान थे, बढ़िया काम कर रहे थे। और इससे आपको पता चलेगा कि एडल्ट्रेशन, मिलावट जो होती है वो केवल मिलावट नहीं होती है, ये सोच का भी अंतर होता है। तो जब हमने उनसे इंस्पेक्शन किया तो हमने उनसे कहा कि भैया आपके पास केवल देसी गायें हैं? उन्होंने कहा केवल देसी गायें हैं।
हमने कहा इसके अलावा कहीं और कोई गाय भैंस कुछ है आपके पास? तो उन्होंने बोला मेरा एक भैंस का भी फार्म है, दूसरी जगह पे वो भैंस का फार्म है, वहाँ से मैं भैंस का दूध लाता हूँ, लेकिन वो मैं गाँव में बांटता हूँ। ये पूरी के पूरे प्रेमाइसेस में आपको केवल देसी गायें ये केवल आपको मिलेंगी। ये भी बात सही हो गई। विद टाइम दूध शुरू हो गया। अब क्या होता है, वाक्षी के थ्रू आने वाले प्रोडक्ट की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनको पता है गुणवत्ता कम हुई तो इमीडिएटली पकड़े जाएंगे। तो दूध बेहतरीन स्वाद, बेहतरीन टेस्ट, लोगों को पसंद भी आ रहा है, और 6-7 महीने तक हमने आपको एक बहुत अच्छा दूध जो था उनका देसी गाय का प्रोवाइड किया। अब विद टाइम हुआ क्या? विद टाइम ये हुआ कि जो शुद्ध देसी गाय का दूध आ रहा था, तो हमारे यहाँ पर केवल ग्राहक नहीं आते, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो देसी गाय के घी को हमें प्रमोट करने आते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो शुरू से देसी गाय के साथ रहे हों। आप में से कई बार लोग पूछते हैं देसी गाय के दूध की सबसे बड़ी पहचान क्या है? जो इंसान बचपन से देसी गाय के दूध को पीता आ रहा है, केवल वही इंसान है जो देसी गाय के शुद्ध दूध को पी के पहचान कर सकता है ये देसी गाय का है कि नहीं है। इतना आसान नहीं है प्योर देसी गाय के दूध की पहचान कर लेना। आज 3 साल हमें हो गए, हम भी ढंग से नहीं पकड़ पाते। लेकिन ऐसे एक देसी गाय के घी देने वाले जो थे, हमारे पास 2 परखदार आए और उन्होंने कहा सर हमने देसी गाय का शुद्ध घी बनाया है, इसको परखो। तो वाक्षी के यहाँ एक और कल्चर है, हम जो इंसान जिस चीज़ का एक्सपर्ट होता है उसको अपना प्रेजेंट उत्पाद जो है वो खिलाकर उससे कहते हैं कि इसमें कमी निकाल दो, आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या, अगर कल को कोई एक इंसान मेरे पास तूर दाल लेकर आएगा तो मैं उसको जो मेरी प्रेजेंट टॉप दाल होगी वो उसके सामने रख दूंगा और कहूँगा भैया इसमें कमी निकाल दो, ये दाल के अंदर अगर आपने कमी निकाल दी तो आपकी दाल प्रमोट कर देंगे हम। तो अगर मेरा प्रोडक्ट 100% सही है तो वो कमी निकाल नहीं पाएगा। ऐसा ही करके उनके सामने वो दूध रखा गया जो 6 महीने तक सबसे हाई क्वालिटी का बढ़िया दूध आपको दिया जा रहा था, जो हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। उन्होंने जब वो टेस्ट किया तो उन्होंने कहा सर आपका दूध बहुत अच्छा है और क्वालिटी में ये बहुत बढ़िया नंबर 1 क्वालिटी का दूध है, इसमें बस एक कमी है। हमने कहा क्या? कहते सर इसमें 10% तक भैंस का दूध मिलाया गया है। 90% जितना दूध है वो देसी गाय का दूध है, लेकिन 10% भैंस का दूध मिलाया गया। अब जो सामने बैठा हुआ बंदा था इसको तो ये नहीं पता था कि भैया वो जो गौशाला है उसमें देसी गाय की गौशाला के साथ भैंस की गौशाला भी है, ये तो हमें बात पता थी। जैसे उन्होंने बोला तो शंका की घंटी, क्योंकि बात हुई थी केवल 100% शुद्ध देसी गाय के दूध की। अब जब ये हुआ तो ये संज्ञान में लाई गई और हमने उनको बोला कि भाई हमें शक है कि आपके दूध में 5 से 10% भैंस का दूध मिलाया गया है। जो देने वाला था वो ये बात जानता था कि दुनिया की कोई भी टेस्टिंग फर्म इस बात को प्रूव नहीं कर सकती कि 90% देसी गाय के दूध में 10% भैंस का दूध मिला हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई टेस्टिंग पैरामीटर है ही नहीं। अगर आप A2 टेस्टिंग भी कराओगे तब भी वो फेल होने की आशंका है। तो आप पकड़ोगे कैसे कि दूध में मिलावट है? और मिलावट का खैर स्तर भी नहीं था। हम एक लेवल की बात कर रहे हैं जिस लेवल पे प्रोडक्ट की गुणवत्ता, आप समझ रहे हैं, प्रोडक्ट बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है। बात तो कमिटमेंट की है कि क्या कमिटमेंट की गई है और क्या चीज़ आ रही है। तो विद टाइम हुआ क्या, अब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं जिसके ऊपर हम ब्लॉक कर दें। उन्होंने कहा सर किसी से भी चेकिंग करवा लो, पॉसिबल ही नहीं है। और जो सामने वाला है वो बेचारा टेस्ट के आधार पे बता रहा है, वो कह रहा है सर टेस्ट के आधार पे मैं आपको बता सकता हूँ, इसको प्रूव कैसे करूँ मैं? प्रूव करने का तो मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है। तो होता क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो नए एंटरप्रेन्योर्स जब इस बिजनेस के अंदर आएंगे वो किस चीज़ को ध्यान रखें, जो भी इंसान कुछ भी गलत काम करता है वो कभी ना कभी तो पकड़ा जाता है। और वो कैसे पकड़े गए, जब वो चलता रहा, अब शक के नज़र में तो आ ही गया दूध, लेकिन दूध क्योंकि अच्छा है, हमें पता है मिलावट नहीं हो रही, तो हमने उसको चलने दिया। 1 महीने 1.5 महीने के बाद क्या हुआ, 10% नहीं 50% भैंस का दूध मिल गया। अब 50% भैंस का दूध मिल गया तो कैसे पता चला? दूध जितना ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है तो भैंस का दूध हो जाता है। अगर देसी गाय का दूध होगा तो हल्का पीलापन तो ज़रूर रहेगा। तो जैसे उनके दूध के अंदर 50% सफ़ेद आया, उस दिन की बॉटल पकड़ी गई और अब बुला लिया गया और अब पूछा गया कि भैया ये आपके पिछले 6 महीने का डाटा है, दूध तो हम 6 महीने से प्रमोट कर रहे हैं, हल्का पीला रहता है, इतना सफ़ेद दूध हो ही नहीं सकता देसी गाय का। और इस आधार पर हमें वो गौशाला आपके लिए ब्लॉक करनी पड़ी। इसलिए नहीं कि प्रोडक्ट गलत था, इसलिए कि जो इंसान आज 10% भैंस का दूध मिला सकता है, 50% भैंस का दूध मिला सकता है, वो कल को समय पड़ने पर कुछ और भी गलत कर सकता है। तो ये एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन सोच का अंतर हो जाता है।
2 पैसे कमाने के चक्कर में जहाँ पर, और ये हम सबके लिए सीख है कि 2 पैसे कमाने के चक्कर में जब हम थोड़ी सी सोचते हैं कि थोड़ा सा मिला देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, विद द टाइम वो थोड़ा इतना सारा हो जाता है, और जब वो इतना सारा हो जाता है वो सारी दुनिया को दिख जाता है। हमारे देश के व्यापारियों को यही जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रैप है जो हमारे देश के व्यापारियों को पथभ्रष्ट करता है। जिस वक्त हम थोड़ा सा वो गलती कर रहे होते हैं उस वक्त सोचते हैं थोड़ी सी गलती है, कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन वो थोड़ी सी कभी रहेगी नहीं, क्योंकि आगे बढ़ने की दिशा या तो बिल्कुल साफ हो सकती है, नियत साफ होके, निष्ठा साफ होके, मेहनत करके हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर थोड़ी थोड़ी सोचते रहेंगे, गड़बड़ करते रहेंगे, एक दिन बड़ा। और आज का समय है कि वो गौशाला, जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट आई है, वो गौशाला बंद हो गई है। सोचिए कितना ब्रिलियंट उसका स्कोप था गौशाला का। अगर वो चलती तो आज कितने लोगों में, कितने बच्चों के घरों तक वो शुद्ध दूध पहुँचा रही होती। लेकिन वो एक थोड़ा सा लालच, वो एक थोड़ी सी सोच कितना बड़ा नुकसान अपना भी और समाज का भी कर गई। तो इन सब से हमारे देश के व्यापारी भाइयों को बचने की ज़रूरत है। अपने अंदर, दूसरों को तो छोड़िए क्योंकि हम ही लोगों को अच्छा होना है, अपने अंदर ये वैल्यू सिस्टम बनाने की ज़रूरत है कि मुझे दिन रात अच्छी दिशा में आगे बढ़ना है। थोड़ी सी भी मैं गलती करूँगा तो कल को ये बड़ी गलती बन के पता नहीं कितना नुकसान कर दे। इसीलिए जो मैं हर बार बोलता हूँ, ये पैसे का लालच, ये सब कुछ, ये इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा मोह होगा, थोड़ा सा लालच होगा, वो आपसे गलत काम करवाएगा। इसलिए ये रोकने की ज़रूरत है। तो आपको पता चला कि कोई गौशाला जो हमने एक ब्लॉक करी थी, बहुत लोग हमें मैसेज करके कहते हैं कि भाई साहब वो गौशाला क्यों ब्लॉक करी, उसकी वीडियो तो बहुत अच्छी बनी थी। उसके रीज़न ये रहते हैं। एक गौशाला और ब्लॉक करी हमने, उसके ऊपर हमारा ये रीज़न रहा कि जब उनके दूध को हमने 2-3 घंटे बाहर रखा बिना बर्फ़ के, तो वो फटा नहीं। तो दूध जो कच्चा होता है वो यूजुअली 2-3 घंटे, 4 घंटे अगर बाहर रहता है तो यूजुअली फट जाता है। और दूसरी बात, एक प्रॉब्लम जो हमारे देश के अंदर नुकसान करने वाली हो रही है वो ये कि जो किसान है वो प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से सर्विस नहीं दे पा रहा, और जो लोग बिजनेसमैन हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करना चाह रहे। आप समझे, 2 विभागों में हम बट गए। जो किसान है उसको ये है कि मैंने उगा दिया, अब इसे बेचने की टेंशन नहीं है, लेना है लो, नहीं लेना तो जाओ, तो इसलिए उसके पास आमदनी नहीं हो पा रही। और जो बिजनेसमैन है, जो इस चीज़ में लगा हुआ है कि नहीं मेरे को अच्छा उत्पाद लेना है, 2 पैसे मैं भी कमाऊं, 2 पैसे समाज का कुछ कल्याण हो जाए, उसकी नीयत अच्छी नहीं हो पा रही। अब ये 2 नहीं हो पाती, इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमने हाथ की चक्की से पिसा हुआ आटा अपने स्टोर पे मंगवाया। अब आप लोगों का आशीर्वाद क्या कहता है हमें कि किसानों की मदद करो, किसानों का समर्थन करो, कोशिश करो डायरेक्ट किसान से लेने की। हमने बहुत कोशिश की, ऐसे कम से कम 3 किसानों को हमने सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन तीनों ही केस में नुकसान वाक्षी का हुआ। नुकसान की तो चलो कोई बात नहीं, वो व्यापार में होता है, लेकिन हम उन किसानों की भी मदद नहीं कर पाए, और उससे हमें बहुत बड़ी सीख मिली। और ये सीख हमें ये बताती है कि देश का किसान कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा। ये जितनी प्रताड़ना हो रही है उसमें केवल दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, उसमें किसान की खुद की भी बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। तो हमने हाथ की चक्की का पिसा हुआ आटा जो था वो किसान से पूछा किस मूल्य में आप लेना चाहते हो। और आज वाक्षी की इतनी रेपुटेशन है कि जब हम आपके पास बोलते हैं कि सर इस चीज़ का ये मूल्य है, तो हमसे हमारे बेनिफिशियरी बेचारे सवाल भी नहीं पूछते। वो कहते हैं वरुण जी आपने अगर कंफर्म किया होगा तो कुछ सोच समझ के किया होगा, हम आपको इसका मूल्य देंगे, आप आगे बढ़ो। ये इस वक्त वाक्षी की स्टेटस है 3 साल बाद। और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने हम पे धन्यवाद किया, जिन्होंने हम पे भरोसा किया, सॉरी। लेकिन अंधविश्वास नहीं करना, इसीलिए ये वीडियोस में जो मैं बार बार बनाता रहता हूँ कि जो हमने दूसरों के लिए पैरामीटर लगाए वही पैरामीटर आप भी हमारे ऊपर लगा कर चलो। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जागरूकता तो चारों तरफ होनी चाहिए। जितनी जागरूक रहेंगे उतना अच्छा, और जागरूकता रखने में कोई गलत बात भी नहीं है। तो किसान से हमने हाथ की चक्की का पिसा हुआ आटा जो था अपने स्टोर पर मंगवाया, क्योंकि किसान गरीब है तो जाहिर सी बात है जैसे उसने पैक करके भेजा उसकी पेमेंट कैश में हो गई। और उसको कहा गया भैया हम इसको आराम से बेच लेंगे, आप चिंता मत करो, आप केवल अच्छे से अच्छा उत्पाद बनाने की कोशिश करो, हमें आपके ऊपर विश्वास है। और सरकारी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है उनको, किसान को। नीयत भी अच्छी है, मेहनती भी है, सब कुछ अच्छा हो गया। ऐसा किसान तो आपको अच्छी चीज़ खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे वो आटा देकर गए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश था, बिल्कुल जैविक था, 5वें-6ठे दिन उसके अंदर सुसरी चलनी शुरू हो गई। अब हमने किसान को फ़ोन किया और हमने उनको कहा कि भाई साहब आप आटा तो देकर गए, ये बात तो अच्छी थी, लेकिन इसमें तो 6 दिन के अंदर अंदर सुसरी चलनी शुरू हो गई।
कम से कम जब आप आटा 10,000 रुपये का हमें देकर गए हैं, आप आज तो आटा पैक नहीं कर रहे। आटा तो आप पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से पैक कर रहे होंगे। अगर आपको ये आशंका थी कि इसमें सुसरी डेवलप हो सकती है तो कम से कम हमें आगाह तो कर देते। किसान वॉज ऑन अ बैकफुट कि सर इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो मेहनत कर सकता था, अच्छी चीज़ दे सकता, सुसरी डेवलप हो गई तो हो गई। अब प्रॉब्लम क्या आती है ऐसे केस में, और ये एक किसान की नहीं, 3 किसान की बात कर रहा हूँ। एक से हमने खांड ली थी, एक से हमने गुड़ लिया था, एक से हमने इस तरह का आटा लिया था। तीनों के यहाँ यही दिक्कत आई। अरे भाई समस्या आई है, आपसे किसी ने कुछ खरीदा है, उसको समस्या आई है। पहली बात तो ये चीज़ कि अगर हम 10 साल से आटा पैक कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें कब तक सुसरी डेवलप हो जाती है। चलो हमने कभी उसका ध्यान नहीं दिया। आज आपके ऊपर भरोसा करके किसी ने आपको कैश पेमेंट करी है, कम से कम आप उसका तो ध्यान रखें। उसका तो ये ध्यान रखें कि अगले का इतना नुकसान हुआ, ज़्यादा नहीं मदद कर सकते, चलो वो अपने घर में खा के निपटा देगा, लेकिन उसमें से जो 2 पैसे की आपकी आमदनी हुई हो, कम से कम ये तो कह सकते हो भाई साहब इसमें 2 रुपये की मेरी ये आमदनी हुई है, ये मैं कम से कम छोड़ता हूँ। आपका 10,000 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन किसान ने इतनी पेन लेने की कोशिश नहीं की, उन्होंने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि दूसरे का नुकसान हुआ है तो मैं उसके साथ बैठूं। उन्होंने मेरी इतनी मदद की है, कैश पेमेंट पे सामान उठाया, तो कम से कम जानूं, समझूं कि मैं कैसे मदद कर सकता हूं, इस चीज़ को जानने का प्रयत्न करूं। और इस चीज़ की वजह से उत्पाद रुकना पड़ गया। अब बताइए इसमें किसकी गलती? जिसने विश्वास करके पैसा दिया उसकी गलती, या जिसने वो आटा पीस कर भेजा उसकी गलती? तो जो किसान है, जो भोला है, वो इतना भोला है कि वो दूसरे का नुकसान हो रहा है, वो बैठ के उस चीज़ को चिंता, उसके ऊपर कोशिश नहीं करना चाहता। और जो कोशिश करना चाहता है वो ईमानदार नहीं हो पाता। अब इतने व्यापारी बैठे, इनके पास इतना तेज़ दिमाग है, कैसे घुमाना है चीज़ों को सब पता है, लेकिन ईमानदारी के बारे में, सिंप्लिसिटी के बारे में नहीं सोचेंगे। ये हमारे देश को पीछे खींचता है। देश के व्यापारी की विश्वसनीयता अगर वो अपनी नहीं स्थापित कर पाएगा तो वही हाल होगा जो आज चाइना का हो रहा है। हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं ना, मेड इन इंडिया आ रहा है। आज तो बड़े खुश है क्योंकि चाइना का बिजनेस सब यहाँ आ रहा है। हम कह रहे हैं चाइना वाले लुटेरे, चाइना वाले ये, चाइना वाले वो। हम लोगों को आंकलन करने की ज़रूरत है, आपस में हमारे देश का एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पे कितना भरोसा कर पा रहा है। और यहीं से मैं आपको बताता हूँ तीसरी चीज़। हमने अभी बर्तनों की वीडियो बनाई थी, 2 महीने पहले बनाई थी। उन बर्तनों में तो ये वाली जो पिछली बात है, इससे आपको क्या सीखने को मिला? जो हमारे नए व्यापारी भाई हैं जो स्टोर खोलेंगे उनको क्या सीखने को मिला? कि केवल ईमानदारी होने से, केवल अच्छा होने से बात नहीं बनती है। जब अगर कोई इंसान हम पे विश्वास करता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके नुकसान को होने से बचाएं और साथ में मिलकर काम करें, ताकि एक दूसरे के नुकसान को बचा के विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकें। तो ये ऑर्गेनिक बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर ये विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे यार जाने दो हम क्या कर सकते हैं, तो जाने ही देंगे, फिर काम होगा ही नहीं। ये इसमें से सीखने की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ बर्तनों की वीडियो के बारे में कि बर्तनों के अंदर क्या प्रॉब्लम आई। अब ये सारी कंपनियों को आपको पता चला कि क्यों हम इनके उत्पाद आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप लोगों को बहुत बार दुख होता है कि भाई इतना अच्छा उत्पाद आया लेकिन हम तक नहीं पहुंच पा रहा। ये केवल और केवल इन चीज़ों के स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी वजह से हमें किसी उत्पाद को आपके पास में आने से रोकना होता है। तो बर्तनों के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। अब बर्तनों में क्या काम है, मुझे आपके लिए क्या लेकर आना है? कांसे के बर्तन लेकर आने हैं, पीतल के बर्तन लेकर आने हैं। अब पीतल की कीमत कांसे के मुकाबले बहुत कम होती है, लेकिन इसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये आसान नहीं होता। कांसे की और पीतल की पहचान जो होती है वो करनी थोड़ी मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं होती। विद टाइम अनुभव करते हैं तो इंसान परख कर लेगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता। तो हमने क्योंकि इसके अंदर क्या था कि सीधा मैन्युफैक्चरर जो था वो हमारे संपर्क में नहीं आ पा रहा था, और हमारे पास में ये कैपेसिटी नहीं थी कि हम मैन्युफैक्चरर से बहुत ज़्यादा, क्योंकि बर्तन बहुत महंगे थे, तो आप 3 लाख रुपए के बर्तन लेकर अपने घर में रख सकें और ग्राहकों तक पहुंचा सकें, ये काम बेहद मुश्किल था। तो हमने क्या करा, बीच में एक रिटेलर को निर्धारित किया और हम उसके पास में गए। हमने जाकर कुछ सैंपल उठाए रैंडम और टेस्टिंग करवा लिए। अब जब टेस्टिंग कराए तो टेस्टिंग पास कर गई। तो इससे एक हमारे दिमाग पे इंप्रेशन बना, वो ये कि बर्तनों की मार्केट में एडल्ट्रेशन भयंकर नहीं है। जब आप किसी दुकान पे जाते हो और सैंपल ऐसे उठाकर उसकी टेस्टिंग कराते हो, टेस्टिंग उसकी पास हो जाए
तो आपको इंप्रेशन क्या बनेगा कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ जो है इसमें मिलावट का इतना बड़ा खेल नहीं है। हो गए, कहीं पे वाकई गलत नहीं हुई। अब जब मिलावट का खेल नहीं है तो आप थोड़े से सिक्योर्ड हो गए। तो आपने कहा यार डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से 2-2.5 लाख का माल उठाने से अच्छा है इस इंसान को जिसकी नॉर्मल टेस्टिंग पास हो रही है, इसके पास से अपन बर्तन खरीदते हैं। और उसको ये बोला कि देखो भैया हम 2 रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हैं, लेकिन जितना हमारा सामान है ये ऑफिशियल्स कभी भी चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अगर कभी गलती पकड़ी गई तो मेरी दुकान पे भी शटर लगेगा और तेरी दुकान पर भी, क्योंकि मैं तो ये बताऊंगा कि ये बर्तन तेरे यहाँ से लेकर आया था। तो अगर तेरे को भरोसा 100% कि मुझे प्योर चीज़ दे सकता है तो देना। ये वाक्षी ने उस रिटेलर को बोला। रिटेलर ने 100% गारंटी भरी कि भाई साहब किसी भी वक्त किसी भी सामान को आपने अभी भी टेस्टिंग करवाई है, जिस वक्त भी आके आप टेस्टिंग करा लो 100% सही मिलेगा आपको सामान। तो थोड़ी सी विश्वसनीयता हमें बनी और हमने बर्तनों का व्यापार शुरू करा। अब आप समझते जाइएगा। तो पहला लेवल जो था वो पास हुआ, रैंडम टेस्टिंग कराई, टेस्ट रिपोर्ट सही आई, तो चलो अब उनका बर्तन जो है वो आप तक पहुंचाने हैं, बर्तन पहुंचाने शुरू किए गए। तीसरा पैरामीटर क्या कि 2 महीने 2.5 महीने अगर हो जाए तो रैंडम टेस्टिंग करवानी है प्रोडक्ट की। तो बर्तनों की एक रैंडम टेस्टिंग उठाकर ये रिपोर्ट आपको मिलेगी। और अभी YouTube चैनल पे जो है पहले मैं वही वीडियो डालूंगा और ये चेक करने के लिए डालूंगा कि उसके लूपहोल को आप लोग पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो। तो वो वीडियो कराई गई तो ये देखा गया कि उसके अंदर 3-4 बर्तनों की टेस्टिंग कराई गई, सारे बर्तन पास कर गए। चम्मच फंस गया, खाने का जो चम्मच था ये फंस गया। ये चम्मच कौन सा होना चाहिए? कांसे का। कांसे की वैल्यू है ज़्यादा, पीतल की वैल्यू है कम। चम्मच जब टेस्टिंग करवाई गई तो कांसे की जगह निकल गया पीतल का। और फिर ध्यान से देखा गया और परख की गई कि भैया ये चम्मच जो है ये कांसे का नहीं है, पीतल का है। आप समझ रहे हैं? रैंडम टेस्टिंग स्टोर में से करवाई गई थी। ये चीज़ क्या बता रही थी कि पीछे से जो प्रोड्यूसर है वो तो गलत माल नहीं भेज रहा, क्योंकि जो कांसा बोल रहे हैं वो कांसा ही निकल रहा है और जो पीतल बोल रहे हैं वो प्योर पीतल निकल रहा है। इनमें आपस में मेटल की एडल्ट्रेशन नहीं है। जो रिटेलर था जिसके ऊपर हमने विश्वास किया था वो खेल गया, क्योंकि उसको ये पता था कि कांसे और पीतल के चम्मच में इतनी आसानी से ये डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। कांसे के चम्मच की वैल्यू ज़्यादा थी, पीतल की कम थी, तो बीच में एक पीतल का चम्मच लगाकर भेज दिया। बाय चांस वो टेस्टिंग में पकड़ा गया। अब समझिए इससे खतरा कितना बड़ा है। ये केवल और केवल पैसे का खेल नहीं है। पीतल के बर्तन को बिना कलई किए अगर खा लेंगे तो नुकसान कर सकता है, इसीलिए कांसे के चम्मच का इस्तेमाल होता है। तो उसने तो उसके अंदर केवल 50 रुपये कमाए थे, लेकिन जिस परिवार में वो बर्तन जाता वहाँ पे नुकसान कर सकता था। यहाँ पर हमारे जो नए व्यापारी भाई हैं उनको सीखने की क्या बात है? सीखने का सिद्धांत है संस्कार। बात को समझिएगा, संस्कार। जो रिटेलर हमने निर्धारित किया था, देखिए आप बुद्धि की कमी देखिए कितनी ज़्यादा है। हम लोगों की आदतें कितनी बिगड़ गई हैं कि हमारे देश का व्यापारी नुकसान करवा सकता है लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। बात को समझिएगा। उसको 2 महीने में अपने कितने व्यापार दिया? 1 लाख रुपए का व्यापार दिया 2 महीने में, बैठे बिठाए। आपको केवल पीछे से बर्तन आ रहा है, आपको केवल हमें पहुंचाना है और बस बेईमानी बीच में नहीं करनी, इतना ही काम था। 50 रुपए के लालच के ऊपर उस इंसान ने 1 लाख के व्यापार को लात मार दी। अब आप सोचो चाइना से भारत में बिजनेस आएगा तो भारत समृद्ध होगा, कहां से होगा? 50 रुपए के पीछे तो हमारा ईमान डोल गया। कल को कमा के खाएंगे क्या? 1 लाख रुपए के व्यापार को एक चम्मच के ऊपर, क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे थे, चम्मच पकड़ा गया था। और ये चीज क्या थी? अब ये समझिए वो रिटेलर का, ये रिटेलर की मिलावट क्यों है, पीछे से आई मिलावट क्यों नहीं है? भैया बेवकूफ कोई नहीं होता। जो इंसान जिस व्यापार को दिन रात कर रहा होता है, उसने हमें कांसे की जगह पीतल का दे दिया चम्मच। आप समझे? व्यापारी ने व्यापारी को दे दिया, लेकिन आपको ये लगता है कि वो पीछे से जब लेता होगा तो उसको इतनी परख नहीं है कि कौन सा कांसे का कौन सा पीतल का। उसको ऊपर वाला जो है वो कांसे की जगह पीतल का चम्मच दे देगा और वो ले भी ले लेगा और कांसे के रेट भी दे देगा उसको। पॉसिबल है ऐसा? ये पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि जब ऊपर के चैनल से कोई चीज़ आई
तो किधर से उसको छेड़ा गया। और ये सोचिए, बैठे बिठाए कहाँ तो हम बोल रहे हैं कोरोना कॉल पे बिजनेस नहीं है, कहाँ तो हम बोल रहे हैं व्यापार की कमी है। 1 लाख रुपए का बैठा बिठाया व्यापार, उसको पहले वार्निंग दी गई थी 1 महीने पहले कि भैया अगर मिलावट पकड़ी गई तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बावजूद बचपन से की गई मिलावट के संस्कार, क्योंकि बचपन से आज तक शुद्ध माल जब किसी को दिया ही नहीं है, तो अब कोई आके चाहे 1.5 लाख रुपए दे दे, उसको कहां से शराफत का सामान दे देंगे। रातों रात थोड़ी कोई ईमानदार हो जाएगा। और ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, 3 साल से तो मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ 10 में से 10 नंबर दे दूं खुद को। मैं खुद पे 10 में से 8 पे अटक रहा हूँ, तो वो 10 में से 2 पे ही है, तो वो नहीं उठ पा रहा, बट बढ़ नहीं पा रहा हूँ। आदतें और संस्कार नहीं बदलते, और ये चीज़ हम सबको जानने की ज़रूरत है। आज बच्चे जो है हमारे घर में, उनको अच्छी वैल्यूज़ देनी शुरू करेंगे, क्योंकि जब बड़े हो जाएंगे तब आदतें नहीं बदल सकती। सोचिए, उसकी दुकान का पूरे महीने का इतना व्यापार नहीं है जितना 1.5 महीने में वाक्षी ने उसको व्यापार दे दिया था, लेकिन वो इंसान एक चम्मच के 50 रुपए के पीछे 1 लाख के व्यापार को खो बैठा। सेम काम हुआ ड्राई फ्रूट के सेक्शन में, सेम। बीच में कोरोना काल आया, हमारा ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान से आता था, जो प्योर हम अच्छे ग्रेड का एक अच्छे व्यापारी के माध्यम से लेते थे। और बीच में क्योंकि लोगों ने कहा भाई ड्राई फ्रूट का आपने न्यूट्रिशन शेक तो हमें बनाना पिलाया है, बच्चों को पिला रहे हैं, अब एकदम ड्राई फ्रूट बंद हो जाएगा तो कैसे पिलाएंगे। और हमें भी लगता है कि कोई एक अच्छी आदत किसी के घर में बनी है तो ना छूटे। हमने एक व्यापारी को खाड़ी बावली में बिठाया, और हमारे पास ये रिपोर्ट थी कि ड्राई फ्रूट्स के ऊपर कुछ ना कुछ एसिड या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो लग सकती है। हमने उससे केवल एक दावा किया, हमने उससे ये कहा कि भैया तुम्हें 50 रुपये फालतू देंगे, क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि जो ड्राई फ्रूट उतर रहा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट आता तो सारा मिडल ईस्ट से ही है, तो जो उसका सबसे फाइनेस्ट ड्राई फ्रूट हो जिसपे तुम्हें लगे कि भैया एसिड नहीं लग सकता, कोई ऐसा पैरामीटर है, उसने 100% गारंटी ली। एक तो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हर चीज़ की हम 100% गारंटी ज़रूर ले लेते हैं। हमने भी जब व्यापार शुरू किया था 3 साल पहले, हमने भी ली थी, धीरे धीरे हमें समझ में आया भैया 100% कहाँ से लेंगे गारंटी, पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने गारंटी ली कि भैया हम ड्राई फ्रूट अच्छा पहुँचा देंगे। 1.5 लाख रुपए महीने का व्यापार था उसके ड्राई फ्रूट का, लेकिन लीकेज होके आई। जैसे ही हमने उसको, क्योंकि जो चीज़ आपको देते हैं वही चीज़ हमारे घर में खाई जाती है, और खाई गई, और हल्का सा शक हुआ, उस इंसान ने 1.5 लाख रुपए का बिजनेस गंवाया। लेकिन वो आखिरी तक ये बोलता रहा, भाई साहब क्या कर सकते हैं, भाई साहब क्या कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। संस्कार नहीं बदलते, चाहे आप किसी को कितने भी पैसे दे दो। इसके आधार पे मैं आपको बोल रहा हूँ, हम तो इस चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि भैया दुगने पैसे देने पड़ रहे हैं, 2.5 गुने पैसे देने पड़ रहे हैं। छोड़ दो इस बात को, 2.5 गुने पैसे देने के बाद भी अगर हमें वो चीज़ मिल जाए जो हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित है, तो भी इस देश में इस वक्त गनीमत है। ये आसान काम नहीं है। अगर ये इतना आसान काम होता तो वाक्षी को 3 साल में 4 कंपनियों को, 3 गौशालाओं को, 2 ऐसे बिजनेसेस को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दिन रात इन पैरामीटर्स को हम और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। आप लोग सबका आशीर्वाद मांगते हैं, आपका सहयोग मांगते हैं, ताकि धीरे धीरे करके ये सिस्टम जो है और ज़्यादा अच्छे हो सके। ऐसी अनगिनत रिपोर्ट्स हैं, और ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, देखिए ये रैम्पेंट एडल्ट्रेशन के केसेस नहीं हैं। हमारे जो दूध हम आपको बता रहे हैं, जिस दूध के ऊपर गौशाला ब्लॉक हुई है, इसमें कोई यूरिया डिटर्जेंट डालने की बात नहीं थी, उससे तो हम ऊपर आ चुके हैं। बात ये थी कि यही बिजनेसेस होते हैं जब आगे जाकर, क्योंकि जो आज थोड़ी मिलावट कर रहा है वो कल को ज़्यादा मिलावट करेगा। सिद्धांत तो जब बिगड़ गए तो बिगड़ गए। ये प्रकृति का एक मूल सिद्धांत है, और इसीलिए हमारे देश के हर व्यापारी को, छोटे बच्चों को वैल्यू सिस्टम बिल्ड करने बहुत ज़रूरी है। ये वैल्यू सिस्टम बिल्ड नहीं होंगे तो हमारे देश की जो समस्या है मिलावट की, इसको दूर नहीं कर सकते। और आता हूँ मैं अपने साथ में एक सवाल पे कि सरकार इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती। बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, आपको बताता हूँ। जब वीडियो देखते हैं तो मन करता है ना कि जो सरकार है इमीडिएटली स्ट्रिक्ट नियम बना दे और मामला सॉल्व हो जाए। क्यों नहीं कर सकती सरकार? हमारे देश में दूध का उत्पादन हर रोज कितना हो रहा है? 14 करोड़ लीटर। बिकता कितना है? 64 करोड़ लीटर हर रोज का बता रहा हूं मैं। 14 करोड़ लीटर उत्पादन है, जिसमें देसी गाय का तो छोड़ ही दो, जर्सी गाय का मिलाकर बोल रहा हूं मैं। और बिक कितना रहा है? 64 करोड़ लीटर। यानी 14 करोड़ से 64 करोड़ बनाया जा रहा है। 50 करोड़ लीटर एक्स्ट्रा बन रहा है। इतना का तो उत्पादन नहीं है, जैसे 3 गुना ज्यादा तो नकली दूध बिक रहा है। अब आ जाओ इस मूलभूत प्रश्न पे कि सरकार नियम क्यों नहीं बनाती। चलो मान लिया कल को सरकार ने नियम बना दिया कि दूध की मिलावट करता हुआ जो पकड़ा गया उसको 7 साल की जेल।
ठीक है जी। तो पहली बात तो जब 99% लोग मिलावट के अंदर शामिल होंगे, किस किस को तो पकड़ लोगे और किस किस को जेल में डाल दोगे आप, क्योंकि समाज की व्यवस्था ही बिगड़ी पड़ी है। तो पहले तो ये नियम बनाने का फ़ायदा कितना होगा ये देखने वाली बात है। चलो ये किसी तरह काम कर भी गया, डर समाज में बैठ भी गया, तो दूध का उत्पादन कहाँ पे आ जाएगा? 64 करोड़ लीटर से 14 करोड़ लीटर पे, क्योंकि अब आपको शुद्ध दूध चाहिए। तो जब 14 करोड़ लीटर पे आ जाएगा तो 14 करोड़ लोग ही तो पी पाएंगे, 28 करोड़ लोग पी जाएंगे, बाकी लोगों को दूध नहीं मिलेगा तो सरकार गिर जाएगी। आपने तो कल शोर मचा देना, यही तो 1962-65 में हुआ था, देश में अनाज की कमी, अनाज की कमी, अनाज की कमी, तो हाहाकार मच जाएगा, भुखमरी मच जाएगी। आप समझ गए? तो कहना बड़ा आसान है कि सरकार नियम क्यों नहीं बनाती। सरकार नियम बना देगी, यहाँ पर अगर मिलावट के गोरख धंधे मर जाएंगे तो भुखमरी से मर जाओगे, क्योंकि आधे ज़्यादा अनाज मिलावटी है, यूरिया पेस्टिसाइड डल रहा है, तभी तो इतने टनों के अंदर उग रहा है। अगर वो टनों के अंदर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डालना बंद कर दोगे तो वो टन कम हो जाएंगे, वो टन कम हो जाएंगे तो भुखमरी से मर जाओगे, तो फंसोगे तो इधर भी उधर भी। ये हमारे देश की भारतीय संस्कृति जवाब देती है इस चीज़ का, और यही वो हर वीडियो के अंदर मैं बोल रहा हूँ, वोकल फॉर लोकल। अपने ही मोहल्ले में गौशाला होनी चाहिए, अपने ही पास का एक किसान होना चाहिए, वो उत्पादन करे, हमारे घर पे सीधा पहुँचाए। ये दूध उगा, ये हमारे घर पे आ गया, जो पहले हमारे घर में 50-60 साल पहले व्यवस्थाएं होती थी। गाय थी तो दूध था, और दूध ही मेरे घर में इस्तेमाल हो रहा था। गाय दिखनी बंद हो गई, दूध आए जा रहा है, तो दूध तो नकली आएगा ना। कोई किसानी खेती का काम करना नहीं चाह रहा, लेकिन अनाज सबको चाहिए, तो अनाज नकली आएगा ना। जब देश के अंदर से हर एक घर से एक बच्चा किसान हुआ करता था, तभी तो अनाज उगता था, और वो अनाज उगता था तो हम इस्तेमाल करते थे। अब हम अगर पढ़े लिखे हो गए हैं तो ये फर्ज बनता है हमारा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेती के काम को, डेयरी के काम को हम लोग पढ़े लिखे उठाएं, समझदारी से काम करें, दिन रात मेहनत ईमानदारी से काम करें, तब जाके ये ऑर्गेनिक की समस्या सॉल्व होगी। ये मत सोचिए कि कोई लॉ बनाने से, कानून बनाने से समस्या सॉल्व हो जाएगी और बच्चों को सुरक्षित खाना मिल जाएगा। और सारी रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि 2025 से 2030 का जो समय है ये खतरनाक समय है। देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है कैंसर से पीड़ित होके ही वो मरेगी, और इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि हमारा खाना जो है वो हमने ख़त्म कर डाला है। इट्स पॉइजनस, जहरीला कर डाला है। करते रहें प्रयत्न जितने करने हैं हमें, तो अगर खाली नहीं बैठ सकते तो प्रयत्न करने आवश्यक हैं। सही दिशा में, सही मानसिकता से, सही विचारों के साथ प्रयत्न करने ज़रूरी है। मूलभूत प्रयत्न कौन कौन से हैं? बच्चों के सही वैल्यू सिस्टम को डेवलप करना। आज जिन बच्चों की सही वैल्यूज़ को डेवलप करेंगे, इन्हीं में से कोई बड़ा होकर कोई अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। किसी बच्चे को एक अच्छी सीख दी गई थी तो आज प्रधानमंत्री बन के पूरे देश की डोर संभाल रहा है ना। नहीं तो दूसरी तरफ तो आपने देखे हुए हैं, बिक जाता देश अभी तक का। किसी बच्चे को अच्छी सीख दी गई थी तो कल को राजीव दीक्षित बन के देश को अवेयर करने का काम किया था ना। एक वही इंसान नहीं होता तो जानते इस वक्त क्या हो रहा होता हमारा हाल। सोच के देखिए, अगर राजीव दीक्षित नहीं हुए होते तो क्या हाल हो रहा होता इस वक्त हमारा। कल्पना कर सकते हैं आप? अपने बच्चों को सही वैल्यू सिस्टम दीजिए। अपने आसपास जब गौशाला का निर्माण होता है तो सोते मत रहिए, जाइए और उसको कहिए कि मैं तेरी मदद करूंगा। कोई किसान अगर आपके पास में, आसपास में कहीं दिखता है और कहता है मैं ऑर्गेनिक खेती करने की कोशिश कर, तू कर, मैं तेरे पे विश्वास करता हूं, तू कोशिश कर, मैं तेरा समर्थन करता हूं। ये शब्दों को, इन कार्रवाइयों को अपने आसपास शुरू करिए। एक आम जनता में ये सोशल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। अगर ये सोशल रेवोल्यूशन नहीं आएगा, बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रख के सोचकर ऑर्गेनिक सस्ता होगा खाएंगे, ऑर्गेनिक सस्ता होगा खाएंगे। ऑर्गेनिक मिल जाएगा तो खाओगे ना, मिलने ही नहीं वाला। सस्ता तो दूर की बात है, वो आज नहीं मिल पा रहा। 3 साल तो हमें हो गए मत्था कपची करते हुए, अब तक नहीं मिल पा रहा, तो अब कैसे मिल जाएगा आसानी से? समझ गए? तो ये एक मेजर रीज़न है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो हमें लगता है कि ये इतनी आसानी से अन्न हमारे हाथ में शुद्ध आ जाएगा, ये इतना आसान काम नहीं है। और इसमें अच्छे लोगों को, अच्छी बात, काफ़ी इसमें वीडियो के अंदर नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, और ऐसा ना हो कि नेगेटिविटी ही दिमाग में रहे, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना अच्छी बात है। ऐसा नहीं है वाक्षी के द्वारा किए गए प्रयत्नों का फल नहीं मिला। मैं आपको ये बता दूं, मुझे बहुत गर्व की अनुभूति है कि आज वाक्षी के स्टोर में अगर 80 कंपनियां हैं तो इनमें से जो मेजर कंपनियां हैं, जिनके पास मेजर पोर्शन जाता है हमारी सेल का या को, वो ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर हमें 95% से ज़्यादा भरोसा है।
और वो ये 3-4 पैरामीटर, सारे पैरामीटर को क्रॉस करने के बाद ही हमारे पैनल पे अभी तक टिकी हुई हैं। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए। इसीलिए हम इन्हीं के आधार पर आपको बोल पाते हैं कि वाक्षी से आने वाला 95% तक भोजन आपके लिए सुरक्षित है। लेकिन पैरामीटर दिन पे दिन स्ट्रिक्ट होते हैं। जो सच्चा होगा वो पास करेगा, जो सच्चा नहीं होगा वो पास नहीं कर पाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो आज ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, और इसी से आपके एक और सवाल का जवाब मिलता है कि वाक्षी के फ्रेंचाइज स्टोर पूरे भारत में क्यों नहीं खुल सकते। आज वाक्षी में एक ही इंसान है जो ये कार्य दिमाग लगाकर करने की कोशिश कर रहा है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कोई एक और इंसान निकलेगा तो दूसरा स्टोर खुल जाएगा, या आप में से कोई एक जागरूक होकर राजीव दीक्षित भाई से उनसे प्रेरणा लेकर कोई एक अच्छा कार्य करने की कोशिश करेगा तो स्टोर में दूसरा स्टोर भी खुलेगा देश में। हम सबका फर्ज ये बनता है कि अपने परिवार से किसी सदस्य को निकालें जो इस बात के लिए प्रतिज्ञा बदले, इस बात के लिए वो प्रतिज्ञा करे कि एक बहुत अच्छी सेवा है मानव कल्याण के लिए, अगर इस जीवन में मुझे ये कार्य मिला है तो मैं इसे करने की कोशिश करूं। पूरा समर्थन करेगी वाक्षी, निस्वार्थ भाव से आपका समर्थन करेगी। पहले ये सोचेगी कि आपके 2 पैसे बचे, आपको फ़ायदा हो। करिए, बाहर निकल कर करिए, मेहनत करिए, कोशिश करिए। मुश्किल कार्य नहीं है। देश की जनता आज देखिए, वाक्षी भी कामयाब हुई है। 7,000 10,000 लोगों ने उस पर भरोसा किया तभी कामयाब हुई है ना। ऐसे तो हम भी कामयाब नहीं होने वाले थे। 99% लोग अगर मिलावटखोरी के धंधे में, तो रहने दो। जो 1% अच्छे लोग हैं उन्हीं को जोड़ने का काम करो। इनसे प्रेरणा लेकर 99% वाले भी धीरे धीरे अच्छे होने लग जाएंगे। तो देश के वो सारे नौजवान जो एंटरप्रेन्योर बन के ऑर्गेनिक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इस वीडियो को अच्छे से समझें। इसके अंदर से निकले हुए जो पैरामीटर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इन पैरामीटर्स से अच्छे पैरामीटर्स बनाएं, लेकिन प्रोडक्ट की गुणवत्ता को हिलने ना दें, नीचे ना जाने दें। ये काम ऑनलाइन में टिकटॉक वाला काम नहीं है जिसको हमने बटन दबाया और हो जाएगा। इसके लिए खूब पसीना बहाइए, खूब मेहनत करिए और अच्छे से अच्छी चीज़ों को अपने देश में उगाइए। चाइना से इतना सारी कंपनीज हमारे देश में आने वाली है। विश्वसनीयता नहीं बना पाएंगे तो क्या करोगे? जैसे उसका नाम बदनाम हो रहा है, कल को भारत का नाम बदनाम हो जाएगा। भारत की गरिमा को अगर गिरने से बचाना है तो अपने देश में ऐसे ऐसे बिजनेस ग्रुप का नाम खड़ा कर दीजिए जिनका नाम आ जाए तो लगे कि भैया यहाँ से बेटर आपको कोई चीज़ नहीं मिल सकती। ये चीज़ भारत को मेड इन इंडिया को पूरा करेगी, कॉन्सेप्ट कैंपेन को। केवल उत्पादन करने से कुछ नहीं होने वाला। उत्पादन इतना सर्वश्रेष्ठ कि जिसको जो यूज़ करे पूरे विश्व के अंदर वो कहे कि वाह क्या माल बना। इससे ऊपर तो चीज़ हो ही नहीं सकती। इस विचारधारा से देश का व्यापारी और देश का एंटरप्रेन्योर जब बढ़ेगा तब जाके देश का कल्याण होगा। हमें सस्ती चीज़ें नहीं बनानी, हमें सबसे अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करनी है। ऐसी चीज़ें जिनकी पूरी दुनिया के अंदर कोई तोड़ ना हो। तो अगर देश का एक एक बच्चा, हमारे देश के पास 135 करोड़ की जनसंख्या, हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते थे ये ह्यूमन पोटेंशियल है। अगर एक एक इंसान ने ये सोच लिया कि मैं सबसे अच्छा उत्पाद इस देश के लिए बनाऊंगा, इस पूरी दुनिया के लिए बनाऊंगा, तो पूरी दुनिया के अंदर भारत विश्व गुरु बनेगा। यही अंतिम लक्ष्य है हमारे जीवन का, जिसको हमें पाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को आज जिनके घर में बच्चे हैं 4-4 5-5 साल के, हाई वैल्यू सिस्टम दीजिए। हो सकेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे बच्चों को किस प्रकार से वैल्यू सिस्टम देने चाहिए। अपना तन मन समर्पित कर दो उस बच्चे पे। वैसे भी उसकी खुशियों के लिए बहुत काम करते हो। उसके वैल्यू सिस्टम इतने बढ़िया कर दो कि कल को बच्चा होकर देश का और पूरे विश्व का नाम रोशन करे। ऐसा हो पाएगा, इसी उम्मीद से मैंने ये वीडियो बनाई थी। आप सबके संज्ञान में मैं लाना चाहता था। कुछ प्रयत्न थे जो वाक्षी कर रही है, कुछ प्रयत्न है जो हमसे कोई ना कोई चीज़ हल्की फुल्की सीख कर हमसे बड़ा काम कोई देश के अंदर करें। लेकिन सब लोग मिलकर अगर इस प्रकार का प्रयत्न करेंगे तो राष्ट्र वैभव की दृष्टि से समृद्धशाली अवश्य होगा। आप सभी अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद वाक्षी। वंदे मातरम।